अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान राजा अदनान और आप देख रहे हैं यूनिक मार्केटिंग। आज मैं मौजूद हूं पेज वन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पे, जो कि DHA रहबर में वाक़या है। और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी वकास साहब, जो कि CEO ऑफ पेज वन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स हैं एंड ऑल्सो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ DHA रहबर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड रियल एस्टेट इश्यूज़ कि अगर कोई न्यू कमर जो है रियल एस्टेट को ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आइदर उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और DHA रहबर के बारे में भी आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। कैसे हैं चोई साहब? ठीक है वालेकुम सलाम से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चोई साहब, पहले तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कितने टाइम से जो है वो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं? अदनान भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2005 से रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ और मैंने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से शुरू किया था। आप ये कह सकते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था और मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। एक छोटा सा ऑफिस था काली रोड के ऊपर और रेंट का काम हमने शुरू किया। अच्छा। और उस वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ऑफिस की 3 ब्रांचें हैं और मैं आप हेड ऑफिस में आया और इसको चला रहा हूँ सिस्टम। माशाल्लाह। तो आप बेसिकली विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने जो है आपके पास कोई ऐसी टिपिकल इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आपने ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट? जी बिल्कुल 100% ये बात हकीकत है और उसमें मैं बताने में कोई यार महसूस नहीं करता कि मैं अनएक्सपीरियंस भी था और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, लेकिन मेहनत करने से और आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए अगर आप अपने आप से लोगों से फेयर है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कितना मुश्किल है रियल एस्टेट? देखिए मुश्किल ज़रूर है, ये बात नहीं है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग एक मुश्किल काम है। आप किसी की चीज़ लेते हो, थर्ड पार्टी को देते हैं और मुश्किल से ही आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हासिल होता है। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास हो तो आसानियाँ ज़रूर हो जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और एक वक्त आ जाता है कि आप खुद एक इन्वेस्टर बन जाते हो मार्केट में। थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अचीव कर सकते हैं। आप अचीव कर सकते हैं। अच्छा, तो इस टाइम आपके कितने ऑफिसेज हैं लाहौर में? आप कितना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आप जहाँ पे बैठे हैं ये मेरा हेड ऑफिस है DHA रहबर में, और मेरी मोटरवे सिटी में एक ब्रांच ऑफिस है और इसी तरह मेरा रॉयल रेजिडेंशियल में एक ब्रांच ऑफिस है और इंशाल्लाह अनकरीब एक और मैं ऑफिस बनाने जा रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, जो आप लाहौर मोटरवे सिटी है या रॉयल रेजिडेंशियल है, वहाँ पे भी आपका इनपुट है या वहाँ पे आपकी टीम बैठी हुई है जो काम कर रही है? देखिए जी बिल्कुल टीम के साथ ही सब कुछ होता है, बंदा हर जगह खुद नहीं कुछ कर सकता है। मॉनिटर ज़रूर मैं करता हूँ, लुक आफ्टर करता हूँ, देखता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ और ये सारे चीज़ सिस्टम जो ये टीम वर्क के साथ होता है। वहाँ पे मैं रोज़ाना की बुनियाद पे दूसरे तीन दिन चक्कर लगाता हूँ। बेसिक ज़्यादा मैं टाइम, क्योंकि DHA रहबर मेरा हेड ऑफिस है और यहाँ पे सराउंडिंग में कुछ 17-18 सोसाइटियाँ हैं और यहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। वहाँ पे आपको पता है कि रोज़ाना एक दूसरे दिन चक्कर लग जाता है। तो ये जो आपका रॉयल रेजिडेंशियल है, क्योंकि वो न्यू एक हाउसिंग स्कीम स्टार्ट हुई है या उसके फेसेस हैं, वो तो आप बेहतर बता सकते हैं। वहाँ पे आपका मोबाइल ऑफिस है, कंटेनर्स हैं, क्योंकि अभी जो साइट पे काम हो रहा है उस हिसाब से बिल्डिंग्स तो नहीं होगी? नहीं, बिल्डिंग्स कमर्शियल अभी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं है। कंटेनर्स में हमें एग्जेक्टिव ऑफिस मिले हुए हैं। एक अच्छी सोसाइटी है और ऑन ग्राउंड सोसाइटी है, ऑन पोजेशन सोसाइटी है। तो पहले वहाँ पे देखें, वहाँ पे पहले रेल्टर्स नहीं थे, डीलर हजरात नहीं थे, वो सोसाइटी नाकाम थी और किसी भी सोसाइटी को वो कोई भी हो, उसका जितना भी नाम हो, उसको रेल्टर्स ही चलाते हैं, डीलर वही चला सकते हैं। वहाँ पे ओनर्स ने खुद कोशिश की कि बगैर रेल्टर्स के, बगैर डीलर हजरात के सोसाइटी को रन कर सके, वो उन्हें उतनी कामयाबी नहीं हुई। फिर वो डीलर हजरात को ऑफिस बनाए, 10 कंटेनर हैं, फिर उन्होंने सोसाइटी चलाई। तो किसी भी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी वो आम डीलर और रेल्टर्स होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी कंपनी की, किसी भी हाउसिंग स्कीम है रियल एस्टेट में, जो उसकी बैकबोन है वो जो है वो रेल्टर्स है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। अच्छा जी साहब, ये बताएं कि रियल एस्टेट में अगर कोई न्यू कमर आना चाह रहा है तो वो कैसे काम करे? मतलब उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने मौके नहीं हैं, तो उसके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? ये किन चीज़ों का उसको जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि मैं इस तरह ऑफिस सेटअप करके जो है वो मैं अपना काम चला सकता हूँ, या उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि वो पहले कहीं एक्सपीरियंस ले ले, कहीं से काम वो सीखे? आप क्या समझते हैं कि क्या एडवाइस करेंगे एक न्यू कमर को जो कि इस बिज़नेस में आना चाह रहा है? इसमें आपके क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें हमने की हैं। सबसे ज़रूरी, देखिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है,
इन्वेस्टमेंट इतनी ज़रूरी नहीं है। आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी भी बड़े अदारे के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। आप वहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल करें, वक्त के साथ साथ आप तजर्बात हासिल करते रहते हैं। सही हो गया। तो अगर एक न्यू कमर्स आता है रियल एस्टेट में, तो उसको आप क्या टिप्स देंगे जी कि ये जो चीज़ें हैं आप करें, तो इससे आपको जो है आप अपने बिज़नेस में, आप अपने काम को जो है मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, या इसमें आप जो है वो एक गुड इनकम जनरेट कर सकते हैं? आप जो न्यू कपल हैं, जो नौजवान हैं, वो न्यू रियल्टर्स हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन है वो किसी एक टिपिकल एक सोसाइटी को पकड़ ले, ठीक है, उसकी स्टडी करें। उसे पता होना चाहिए कि किस सोसाइटी में कितने ब्लॉक है, क्या लोकेशन है, और उसका मैप उसको याद होना चाहिए। वो जब मखसूस एक सोसाइटी को करेगा तो लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि फ़लाँ बंदा इस सोसाइटी का काम करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता बानिस्बत इसके कि आप 10 सोसाइटियाँ करें, इसका मतलब आप कुछ भी ना करें, तो किसी मखसूस एक सोसाइटी को लेके वो उसकी स्टडी करें, मेहनत करें और वर्कआउट करें फिज़िकली। आपका कहने का मकसद है कि किसी एक सोसाइटी में उसकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो समझते जाए दूसरी सोसाइटी, तीसरी, तो इस तरह वो कामयाबी की तरफ गामजन हो सकता है। सही। अच्छा, न्यू कमर ऑफिस बन गया, वो अपनी जगह पे आके बैठ गया और वो रियल एस्टेट में मतलब काम कर रहा है। अगर 6 महीने गुजर गए हैं, डील नहीं हुई, ऑफिस बंद कर दे या सब्र करे? देखिए जी, मायूसी तो गुनाह है, ऐसे ही है। और दूसरा, वक्त के साथ कुछ वक्त ऐसा भी आता है, हमारी एक साल डील नहीं हुई, हमें सब्र किया, मेहनत की, और वैसे भी मेहनत ये हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें आपको रिजल्ट ना मिले। मेहनत करें, आपको रिजल्ट यकीनन मिलता है, मेहनत से मिलता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको अपने ऑफिस की, कि मेरा लड़का जो ये आपको सर्व कर रहा है, जिसने सर्व किया है, ये ऑफिस बॉय था आज से 4 साल पहले। अच्छा, ठीक है जी, पढ़ा लिखा था, बीकॉम किया हुआ था इसने। ऑफिस से मैंने से आस्ता सा रेंट पे लगाया, रेंट के बाद मैंने से एक सोसाइटी दी, फिर दूसरी सोसाइटी दी। आज वो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। वो उसकी सैलरी 8 से 12 हज़ार रुपये थी, आज वो 4 से 5 लाख रुपये लेके जा रहा है मंथली। तो टाइम लिया है उसने, थोड़ा सा समझ आई, शौक था, पैशन था उसको, शौक था कि यार मैं भी कुछ करूँ, और उसने कामयाबी हासिल की। बेसिकली आपकी लगन है, आपके अंदर पैशन है, तो कोई चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है, आपके लिए आसानियाँ होती हैं, नामुमकिन नहीं है और नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह साहब आपने शुरू में बताया कि आपने जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट किया, माशाल्लाह इस टाइम आपके 3 ऑफिस हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप वाइस प्रेसिडेंट भी है DHA रैबर के। तो आप महीने का कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी लाइफ गुजरी है, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 लाख कमा लेते हैं। आप क्यों चाह रहे हैं कि PR वाला ये मैसेज पढ़े और मेरे पास तो शाम को वापस आ जाए? नहीं, माशाल्लाह आपकी सारी वाइट मनी है, तो आपको कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो साहब बताएं कि DHA रैबर में आप अगर कोई इन्वेस्टर आता है या मेरे जैसा कोई गरीब बंदा आता है आपसे प्लॉट लेने, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, या इन्वेस्टमेंट पर्पस से और रेजिडेंशियल पर्पस से आपके पास क्या है जो कि आप उनको बता सकें जी कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी आप इस पे इस टाइम बाय कर लें, जो करंट सिचुएशन है प्रॉपर्टी की, उस हवाले से? अदनान भाई, मैं समझता हूँ कि 2005 के बाद जो इस गवर्नमेंट ने रियल स्टेट को सपोर्ट किया है, इंसेंटिव दिए, सपोर्ट की है, बल्कि अगर मैं बात शायद प्रॉन्ग हो जाए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ FATF में इस वक्त जो बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है FATF, वो सिर्फ रियल स्टेट पे कदगन लगाना चाहता है। उसकी वजह से वो जो उन्हें ग्रे से बाहर नहीं कर रहे, तो रियल स्टेट के साथ मुंसलिक हैं कम अज़ कम 42 से 45 रिलेटेड है इंडस्ट्रीज़, जिससे ये लेके चल रही है। और आपको अगर आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं, आपको देखें, घर की प्लाट की खरीद से घर की तमीर तक 50 इंडस्ट्री हैं, वो सब से इसके रिलेटेड हो, उससे बिजनेस चलता है, लोगों को काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप दूसरा आप बात कर रहे थे रैबर की, इस पिछले 6 माह के दौरान अगर मैं बताऊँ आपको, तो कम अज़ कम मिनिमम 25 लाख इंक्रीज़ हुई है प्राइसेस 5 मरले में। फिर अच्छा, 2021 में आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो 40-45 की एवरेज प्लाट थी, वो इस वक्त 75-80 एवरेज प्लाट है 5 मरला की।
अच्छा, इस रैबर के अलावा भी बहुत सारी आसपास सराउंडिंग में सोसाइटियाँ हैं, आपको 10-15 है। मुहाफ़ज़ है, खैबर अमीन है, टिप है, NFC है, अपना नेस्ट पार्क है, IEP है, बागेरम है, और बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि आप रैबर को ही लेके चलें, और भी बहुत सारी सोसाइटी हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे क्लाइंट्स को कि वो पोजेशन प्लॉट्स की तरफ जाएं या वो इंस्टॉलमेंट की तरफ जाएं? देखिए जी, प्रॉपर्टी हमेशा वहाँ पे, अब वो प्रॉपर्टी वहाँ पे बड़ी जो ऑन ग्राउंड थी, फाइल्स अब भी माइनस में है। जहाँ पे भी फाइल है वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो डिलीवर नहीं हो पाते, और वहाँ पे इतना अभी लॉस में है। लेकिन जहाँ पे पोजेशन थे या रियल स्टेट ऑन ग्राउंड चीज़ें थी, इंक्रीज़ वो ही नहीं है। फाइल अब भी किसी भी सोसाइटी की फाइल है वो लेस पे है। अच्छा, एक बायर अगर नया बायर है वो आता है तो उसको आप क्या टिप देंगे कि उनको क्या ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि इख्तियार करनी चाहिए? इससे मैं दोबारा यही बात कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती की है सोसाइटियों के ऊपर। अब उन्होंने काफ़ी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब चांसेस ख़त्म तो नहीं हुए लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं वो आपको पता है कि सिंगल लेटर ओनरशिप होती है, वो इसमें इतना फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। फ्रॉड के चांसेस या फाइल्स में होते हैं या जहाँ पे रजिस्ट्री स्टाफ वगैरह होते हैं वहाँ पे होते हैं। आप सिंगल पेपर लेके जाते हैं और वेरिफिकेशन करें, और आप सबसे बड़ी बात है कि आप उस रेंटर्स को देखें वो कहाँ से कितने अरसे से काम कर रहा है, किसी रेफरेंस के साथ हिस्ट्री जो है, हाँ उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका स्टेटस क्या है, तो आप इंशाल्लाह फ्रॉड का चांसेस बहुत कम है, लेकिन होते रहते हैं। लेकिन रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्योंकि जो है वो चेक एंड बैलेंस। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या मुराद है? देखिए, मैं ये कोऑपरेटिव एक तो अंडर रजिस्ट्रार गवर्नमेंट के अंदर आती है, दूसरा उसके जो मेंबर होते हैं वो ही उसको रन कर रहे होते हैं। अगर सपोज एक सोसाइटी के 500 मेंबर हैं तो 500 सोसाइटी के हर साल इलेक्शन होते हैं, उन 500 मेंबर्स में से आप उसको MC के मेंबर, एग्जीक्यूटिव सदर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी चुनते हैं, और वो सोसाइटी को ही रन करते हैं। जो सोसाइटी को जो रहाइश पजीर होता है वही उसको चलाता है, तो डेफिनेटली वो आपको पता है कि वो कहीं जा नहीं सकता फ्रॉड करके, उसने सोसाइटी के अंदर ही रहना, सोसाइटी के अंदर रहना, और उसको लुक आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक एज ए रजिस्ट्रार के अंडर उसको देखती है। अच्छा, आप जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप पूरी कंट्री में ले लें या हम लाहौर को डिस्कस कर लें, तो आप क्या ये एडवाइस व्यूज़ को करेंगे कि वो कोऑपरेटिव में जाएं या वो किसी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में जाके इन्वेस्टमेंट कर लें जी कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर है? देखिए, कुछ प्राइवेट सोसाइटियाँ भी डिलीवर कर रही हैं, ठीक है। अच्छा। बहुत सोसाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, 200 अबव लाहौर में तो सोसाइटीज़ हैं। इसमें बहुत सारी सोसाइटियाँ ऐसी जो डिलीवर करती हैं। मैं समझता हूँ कि उनका पास देख लें, उनका अगर कोई आप B ब्लॉक में जाना लेना चाह रहे हैं तो कम से कम उसको A ब्लॉक को देख लें कि आया A ब्लॉक उन्होंने डिलीवर किया है। अगर डिलीवर किया तो यकीनन वो B ब्लॉक भी कर देंगे। अगर वो आप B और C ले रहे हो और A डिलीवर नहीं किया, इट्स मीन वो फ्रॉड है, वो करप्शन है, वो आपको डिलीवर नहीं करेंगे, फ्रॉड है आपके साथ, सीधी सी बात है। लेकिन क्योंकि जिस तरह के गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, आपने देखा है कि उन्होंने इंसेंटिव्स और काफ़ी जो है हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको सिक्योर किया है। जैसे कि कब्ज़ा माफिया था, काफ़ी लोगों को जो है वो एक कमीशन बनाया गया है जो कि फॉरेन्स के लिए। तो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन क्लाइंट्स रियल स्टेट में कितने सिक्योर हो गए हैं पाकिस्तान में? देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि कोऑपरेटिव में तो वो 100% सिक्योर है। उनके प्लाट्स अगर 20 साल से वलेंशिया में पड़े या NFC में पड़े तो आज भी वो सेफ़ है। और इस गवर्नमेंट ने जो उसके अलावा लिए हैं, आपको पता है सीनियर सिटीजन पोर्टल बना हुआ है, अब ओवरसीज़ पोर्टल भी बना दिया है। जी बना, ठीक है, वहाँ पे आप जाकर देखें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मेरी नज़र से ऐसा नहीं गुजरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहीं फ्रॉड हुआ हो। 20 साल से वाबरा टाउन में अब भी प्लॉट खाली पड़े हैं, 20-25 साल पुरानी सोसाइटी है, वलेंशिया 20 साल पुरानी, अब भी, बल्कि मेनटेन रखती है सोसाइटी, उसको मेनटेन भी लेती है, उसके चार्जेस लेती है लेकिन उसको मेनटेन रखती है। आपका प्लॉट ऐसे ही है जैसे वो आपके पास है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रा और बता दें हमें, ताकि व्यूज़ को भी ये पता चल जाएगा। हमारी रियल स्टेट के अंदर जो हमारे कमीशंस हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक रेंटल प्रॉपर्टी जो है के लिए आया आपके पास, उसका क्या कमीशन होगा, और एक सेलर बायर्स का, क्योंकि अक्सर तौर पे ये भी प्रॉब्लम आती है कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं जी हम 5% लेंगे, हम 4% जाएँ। तो इसका कोई लॉ है, कोई क्राइटेरिया है जी कि एग्जैक्टली ये कमीशन है और यही चार्ज होगा, उसके बारे में आप ज़रा? अदनान भाई, ऐसे है कि जो रेंट का कमीशन है वो बोथ साइड पे, दोनों साइडों पे हाफ लिया जाता है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल का पूरा एक वन मंथ का जो दोनों साइडों पे कमीशन है।
और जो प्लॉट्स का है, ये घरों का है, वो 2% कमीशन है। इसके लॉ की आपने बात की है, तो लॉ के लिए एक करारदाद पेश की हुई है, एप्लीकेशन मेंबर वहाँ पे है पंजाब असम्बली में, कि ऐसा लॉ लगाया, इशू किया जाए, बनाया जाए जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सके, सिक्योर कर सके कि हमारे कमीशन 2% पार्टी देने की पाबंद हो, जिस तरह सीवीडी स्टाम्प ड्यूटी की पाबंद होती है। जब तक वो हमें हमारी कमीशन 2% नहीं देगी, उसकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसको लीगलाइज करने के लिए असम्बली में करारदाद पेश की गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसको भी कानूनी शक्ल हो जाएगा। और मेरा ख्याल है ये दोनों के लिए, चाहे वो क्लाइंट है और चाहे वो रियल्टर्स है, दोनों के लिए इसमें मैं और ऐड ऑन करता चलो, काफ़ी सारी सोसाइटियाँ ऐसी हैं जो हैज़ ट्रांसफ़र के वक्त एक कवरिंग लेटर है, वो कवरिंग लेटर डीलर हजरात को दे देती हैं। वो डीलर हजरात अगर कमीशन लेते हैं तो वो आपको डिलीवर कर देते हैं। जब तक कमीशन या आपके मामला को क्लियर नहीं करते, वो कवरिंग लेटर नहीं देते। तो ये सोसाइटियों ने भी कुछ काफ़ी हद तक आपको सिक्योर किया हुआ है, बाकायदा पूछते भी हैं। जो रजिस्टर्ड डीलर है, जो सोसाइटी के रजिस्टर्ड डीलर है, मैनेजमेंट उनसे पूछती है आया आपके मामला क्लियर है, वो उन्हें सपोर्ट करती है। तो इस तरह कुछ मामला चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ DHA रैबर हैं, तो आप जो है लाहौर की फेडरेशन में आते हैं या ये पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन है? आप किसके अंडर काम कर रहे हैं? देखिए, अंडर तो हम किसी के काम नहीं करते। हमारी एक लाहौर फेडरेशन है, बदकिस्मती से तो वो भी अब इंतशार का शिकार है, 2 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है, जो कि बहुत दुख वाली बात है। लेकिन लाहौर के अंदर इस वक्त 20 से 22 एसोसिएशंस हैं जो डिलीवर कर रही हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें DHA रैबर भी आती है, DHA है, IP है, मुहफ़्फ़ज़ है, मोटर सिटी है, और काफ़ी सारी सोसाइटियाँ हैं। फिर इन सब का एक लाहौर फेडरेशन भी है। अब लाहौर फेडरेशन बदकिस्मती से मैंने कहा कि 2 पार्ट्स में चले गई है। एक कन्वेंशन मैंने शायद आपको बताया कि 10 तारीख को होने जा रहा है, 10 तारीख को होने जा रहा है। एक ऑलरेडी अपने आप को बता रही है कि जी हम लाहौर फेडरेशन के ऑनर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। तो इस तरह एक हमारी पाकिस्तान फेडरेशन भी है, जो पाकिस्तान के पूरे लेवल पे है, जो मतलब लाहौर का लिए इस 10 तारीख को जो उनका कन्वेंशन हो रहा है, तकरीबन सिर्फ सारे पाकिस्तान के रियल्टर्स इस्लामाबाद, कराची, पूरे पाकिस्तान से कन्वेंशन में आ रहे हैं। एज ए वाइस प्रेसिडेंट आपकी क्या ड्यूटी है? आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं? क्या अगर आपके लिए कोई रियल्टर्स आपके पास आता है, उसको कोई इशू है, अगर हम फॉर एग्जांपल DHA रहबर की बात कर लेते हैं, तो DHA रहबर में अगर आपके पास एज ए मैं रियल्टर्स आपके पास आता हूँ जी कि हमें ये मसला है, तो आपका क्या रोल है? देखिए जी, उसमें हमारे बहुत सारे, इस एसोसिएशन का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कहीं पे भी एसोसिएशन हो, जो प्रॉब्लम्स आप लेके कोर्ट में जाते हैं वो फिर वो साल चलते हैं। हम बैठ के तस्फिया कराते हैं, पूछते हैं दोनों बोथ साइड पे, फिर वो मसले हम कोशिश करते हैं कि अंदर ही मिसालती कमेटी के अंदर बैठ के हल हो जाए, बोथ साइड पे दोनों को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर उससे ये होता है कि सोसाइटी वो केस को लीगली की तरफ नहीं जाते, लीगल की तरफ नहीं जाते। और इसमें एक चीज़ और है कि ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट, और मैं एक आपको अपने व्यूअर्स को बताता जाऊँ, शायद हिस्ट्री में ये पहली गवर्नमेंट है जिसने एक अभी FATF में मामलात में एक टीम बनाई है, जो मेजर जनरल साहब अनवर अजीज़ साहब हैं, वहाँ के साथ हमारी मीटिंग होती है, हमारे मेंबर रान वहाँ पे जाके मशावरा करते हैं, वो पूछते हैं और सारे मामलात को वो लुक आफ्टर भी करते हैं। और क्योंकि टैक्सीज़ है, आपको पता हर साल बाद FBR का इशू आ जाता है, सेफ्टी स्टैम्प ड्यूटी का भी इशू आ जाता है। बल्कि यहाँ तक लास्ट संडे को FBR ने संडे वाले दिन मीटिंग बुलाई थी और हमसे पूछा था कि आप बताएं क्या मसाइल हैं और उन मसाइल को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे मेंबरान जो फेडरेशन के या एसोसिएशन के, वो जाके वहाँ पे बात करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन होती है, उनके मामला डिस्कस होते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताई जाती है, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो ये फिर मिल के चीज़ें निकलती हैं और उसके हल की तरफ जाती हैं। और एसोसिएशन का डेफिनेटली फ़ायदा होता है सोसाइटी के अंदर भी और सोसाइटी के बाहर भी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं, जो पाकिस्तान फेडरेशन है, इनका एग्जैक्टली क्या वर्क है, इनकी क्या SOPs हैं? क्या अगर आप हमारे रियल एस्टेट में कोई इशू है तो क्या ये डायलॉग्स करते हैं गवर्नमेंट के साथ? इनका क्या रोल क्या है? इसमें 2 चीज़ें मैं अदनान भाई आपको बताऊंगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सारी जितनी एसोसिएशन को लुक आफ्टर करती है, देखती है, मॉनिटर करती है, ठीक है। उसके बाद वो जो मामला होते हैं कि वो असम्बली में जाते हैं, सेक्रेटरीट में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उनकी
गुफ्तगू होती है इस मामले में। और पिछले दिनों में अल्लाह, जब ये आपको पता है कि कोविड-19 का था, तो उन्होंने और लाहौर ने खुद और एसोसिएशन ने खुद जितने हमारे मेंबर थे जो इस काबिल नहीं थे कि जो सर्वाइव कर सके कोविड-19 में, उन्हें माली अखलाकी सपोर्ट की है हर लिहाज से। जो 6-7 माह क्रूशल टाइम था रेडर्स के लिए कोविड-19 में, उन्हें हर लिहाज से सपोर्ट की है। तो ये एक कम्युनिटी का ही काम है कि अपने मेंबरान को हेल्प आउट करना, उनकी प्रॉब्लम को देखना। तो डेफिनेटली फ़ायदा तो देखिए यूनिटी में फ़ायदा है ना। तो एसोसिएशन में एक यूनिटी होती है, उस सबको साथ लेके चलना है, वो गवर्नमेंट लेवल पे हो या ग्राउंड लेवल तो वो सर उनका काम है, वो देखते हैं। और वो हमारे माशाल्लाह काबिल लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए। आप समझते हैं कि इनकरीब हमारा जो रियल एस्टेट है ये एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये प्रॉपर जो है एक इंडस्ट्री लेवल पे जो है वो काम करेगी, और इसके जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी जो कोई इश्यूज़ हैं हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी को, उसको ड्रेस अच्छे तरीके से किया जाएगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भी सिक्योर किया जाएगा। इसमें देखें हमारी जो फेडरेशन है वो, मैंने जैसे आपको पहले कहा, वो कोशिश तो कर रही है कि इसको हमारी रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिले, भरपूर कोशिश कर रही है। और बस थोड़ा सा हमारे कोई इशू चल रहे हैं लाहौर के, ये अगर हल हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे होके इसको इंडस्ट्री का वो दर्जा ज़रूर दिलवाएंगे और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होंगी। थैंक यू वेरी मच चोई साहब, आपसे डिस्कशन करने का बड़ा मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज चौधरी वकास साहब ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जो कि हमारे व्यूज़ को बहुत फ़ायदा होगा इससे, और हमारे स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान में रियल एस्टेट को जो है वो सिक्योर कर दिया गया है, और फर्दर जो है हमारी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो भी जो है वो ऑलवेज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेनर्स की बात करते हैं कि हमारे जो फॉरेन्स हैं वो सिक्योर हो सके, उनके साथ किसी भी किस्म की पाकिस्तान में ज़्यादती ना हो, जैसे कब्ज़ा के इश्यूज़ हैं और डिफरेंट इश्यूज़ हैं। तो उनको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट लेवल तक जो है वो काफ़ी स्टेप्स लिए जा चुके हैं। क्योंकि चोई साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ DHA रहबर हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें इस बारे में नॉलेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको आना चाहिए, आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी जितनी भी हमने डिस्कशन की रियल एस्टेट के रिलेटेड वो बहुत पसंद आई होगी। आप मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच।